तो 1 फरवरी को गारंटी वाला बजट आने वाला है। मोदी सरकार का यह है पूर्ण बजट होगा, क्योंकि अभी तक बजट में चुनाव आचार संहिता का व्यवधान रहा है, लेकिन अब यह बजट मोदी सरकार के पूरे 4 साल के कार्यकाल को परिलक्षित करेगा। और इस बजट से क्या है राजस्थान के उद्योग और व्यापार की उम्मीदें। मेरे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है और इसमें राजस्थान के तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो शामिल हैं। इसमें भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार मंडल के बैनर तले या सारे उद्योगपति व्यापारी जमा हुए हैं। इसी में मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति राजस्थान, जयपुर दाल मिलर्स एसोसिएशन, राजस्थान रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन, राजस्थान मसाला उद्योग व्यापार संघ, नेशनल ऑयल्स मैन्युफैक्चरर्स एंड रिपेकर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल है। यानी कि आपकी रसोई से संबंधित जो भी उत्पाद हैं वो सब इन व्यापारियों के माध्यम से आपकी रसोई तक पहुंचते हैं, इसलिए इनका महत्व हमारे आम जीवन में भी जरूरी है, साथ ही सरकार के राजस्व के साथ। हम जो इसका नेतृत्व करने वाले बाबूलाल गुप्ता जी हैं, इन्हीं से शुरुआत करेंगे। सर, बहुत सारी आपकी मांगे हैं, लेकिन इस बार जो पूरा ये देखा जाए कि ये बजट होगा मोदी सरकार का, इस पूरे देश को उम्मीदें हैं। तो आप एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन का नेतृत्व करते हैं और राज्य के संगठन का भी नेतृत्व करते हैं, तो किस तरह की व्यापारियों को उम्मीद है इस बजट से? देखिए, जहाँ तक जो यूनियन बजट आ रहा है, हम इसमें भारत के स्तर पर कई सारे मुद्दे उठा चुके हैं। एक तो ये है कि जैसे मान लीजिए हम जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी में वैसे अगर जीएसटी की बात करते हैं तो सीधे सीधे वो कह देते हैं कि बजट क्या करेगा, आप इसको जीएसटी काउंसिल को भेज दीजिए। परंतु फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो जीएसटी काउंसिल में सोल्व नहीं हो पाए हैं, तो उनको हमने सीधा हमारे निर्मला सीतारमण जी को लिखा है कि जैसे आरसीएम है, एक आरसीएम ऐसा इन्होंने कर रखा है, ये कॉटन पर भी है और कुछ और भी मुद्दों और भी चीज़ों पर है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इधर से टैक्स लो, इधर से वापस जमा करो, इधर से टैक्स लो, इधर से वापस जमा करो, तो ये गलत है और इस पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा जीएसटी में कई सारे ऐसे टैक्सेज हैं जिन पर अब सरकार को सोचना ज़रूरी है। जैसे मसाला है, अब मसाले पर टैक्स होने का कोई मतलब नहीं है। तिलहन है, तिलहन पर कोई टैक्स होने का कोई मतलब नहीं है। जब एक बार आपको कमिटमेंट कर चुके हैं कि रोटी पर और कपड़े पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो क्यों लगा रहे हो आप? हम बार बार कहते हैं आपको। अभी पहले एक रास्ता निकाल लिया आपने 50 किलो से नीचे करके और 25 किलो पर लिया है, और जो 25 किलो के नीचे थे उनको कर दिया, तो ये गलत था। आपने बिजली के, आप देखिए कि बिजली के एम्प्लॉय में कोई हर आदमी काम में लेता है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सारी चीज़ें, और इस पर आपको 5% से बढ़ा करके आपने 12% टैक्स कर दिया। इसी तरह से आपने ये जो हमारे स्टॉक किया जाता है माल, जिसमें वेयर हाउसेज हैं, उस पर भी आपने टैक्स बढ़ाया है, किराए पे टैक्स चालू कर दिया जो उसमें जीएसटी नहीं था। तो और तेल जैसे है, तेल पर तो आपने साफ साफ ही कह दिया कि अगर इनका कोई इनपुट बनेगा तो हम इनपुट वापस नहीं देंगे। भाई ये क्या बात हुई? अरे टैक्स ले रहे हो और सारे आपने एक जनरलाइजेशन कर रखा है कि इनपुट बनेगा तो वापस देगा, तो तेल मिलों पे क्यों नहीं, तेल पर क्यों नहीं? तो ये बातें हुई हैं। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जैसे टैक्स, जैसे एक धारा 67 है, धारा 67 में ये है कि इधर से छापा मारो और चोर डिक्लेयर कर दो। भाई छापा मार करके चोर डिक्लेयर क्यों करते हो? ये तो इनकम टैक्स में भी नहीं होता। इसमें तो ये कहा जाता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो देखे जाएंगे, और अकाउंट्स देखने के बाद में आपकी अगर कोई गलतियां मिली तो फिर आप इसको हम कहेंगे कि हाँ आपने इवेजन किया है या नहीं किया है। परंतु उससे पहले ही ये सब बातें करना तो ये गलत है। इस तरह की जो धाराएं हटाई जानी चाहिए, उसमें अरेस्ट तक के व्यवस्थाएं हैं तो नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये अगर जीएसटी की बात करें तो ये इस तरह से समाप्त होगी। और अगर बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में हम बराबर ये कहते आए हैं कि जो छूटें आप पहले देते थे उन छूटों को वापस आप निरंतर चालू करो, नई जो आपकी स्कीम लेकर आए हैं, और जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है उस थ्रेशोल्ड लिमिट को भी आप आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि आप इतना कर, अब आप एक तरफ
आप कहते हो, जैसे मान लीजिए कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, और उसका आधार क्या बताते हो? उसकी बाजार बताते हो, महंगाई में आने वाले जो आपको टैक्स मिल रहा है उसके आधार बनाते हो। तो वो आधार अगर बनाते हो तो फिर ये एक आम आदमी के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये आवश्यक है कि आप उसको कम से कम इतना पैसा तो दो जो वो अपना दैनिक दिनचर्या को तो ठीक से चला सके, पर वो भी आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी तीसरी जो हमारी डिमांड जो ज़्यादा रहेगी वो रहेगी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के संबंध में। आए दिन ये देखा जाता है कि अनावश्यक नियम, कायदे, कानून बनाए जा रहे हैं बिगर सोचे समझे। तो सोच समझ करके ये कानून बनने चाहिए, ताकि मैं मानता हूँ कि कंज्यूमर को अच्छा और शुद्ध भोजन मिले, परंतु अनावश्यक रूप से इंडस्ट्री को परेशान किया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। बाबूलाल जी के पास सुझावों का खजाना है, हम वापस आएंगे, लेकिन और प्रतिनिधियों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अलवर से, अलवर को अगर आधुनिक राजधानी कहा जाए, औद्योगिक राजधानी राजस्थान की, तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ से सुरेश जी हैं। सुरेश जी, क्या है अलवर ज़िले की तरफ से अगर बात किया जाए तो क्या मांग हो सकती है इस बजट में? चूँकि मैं अलवर ज़िले की बात ना कर जिस मंच पे आज अपन बैठे हैं उस बैनर की बात करें तो वो अलवर भी अपने आप में शामिल हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि जब केंद्र का बजट के बात अपन कर रहे हैं तो उसमें हम मंडियों के बैठे व्यापारीगण, उद्योगपति, जो सब रसोई तक सामान पहुंचाते हैं, उनकी समस्याएं हम सरकार के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन जटिलता है, चाहे वो जीएसटी को लेके हो। जब सरकार ने वन टैक्स वन देश की बात कर रहे हैं, इसी तरह अभी आज मीटिंग हुई, उसमें भी हमने मंडी टैक्स का भी ऐसे कहा कि पूरे इंडिया की मंडी टैक्स अगर आपको लेना है एक बार ले लें, उसे फिर बार बार ना लें। इसी तरह की जीएसटी और आरसीएम की बात हमारे चेयरमैन साहब ने की। बहुत सी चीज़ों में आरसीएम जो लगा रखा है, अब इन्होंने किराए पे भी आरसीएम लगा दिया। एक बार व्यापारी जमा कराएगा फिर उसको वापस रिफंड लेगा। तो इस तरह की जो समस्या है वो ना हो, और केंद्र से हम सिर्फ ये अपेक्षा करते हैं कि जो फ़ायदा व्यापारी को, उद्योगपति को मिलेगा उसका सीधा फ़ायदा हमारे कंज्यूमर को मिलेगा। हम भी ये चाहते हैं कि कंज्यूमर को शुद्ध चीज़ मिले। फूड सेफ्टी में जो है सीधा जहाँ माल कंज्यूमर को जाता है, चाहे कारखाने से, वहाँ पर इसे तत्परता से, सतर्कता से लागू किया जाए। मंडियों में हमारे पास जो किसान माल लेकर आता है उसी तरह का हम माल दूसरे को बेचते हैं, उसमें हमारा फूड सेफ्टी का जो नियम इन्होंने अब तक लगा रखा है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। किसान जैसा माल चाहे वो मिक्स करके लाएगा, चाहे गेहूं जो मिक्स हो गया तो उसका भी कसूर नहीं है। हम चाहते हैं कि कंज्यूमर के पास जो माल पैकिंग पे जाए वो बिल्कुल शुद्ध जाए, वहाँ पर ही इस नियम को लागू किया जाए। हमारे साथ सुरेश सैनी जी हैं, जो बहुत सारे संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जाना पहचाना चेहरा है मीडिया के लिए भी। सुरेश जी, हमेशा आपके अच्छे सुझाव होते हैं बजट के लिए, इस बार क्या सुझाव है मोदी सरकार के लिए? देखिए, मोदी सरकार तीसरा टर्म और उसके अंदर डबल इंजन की सरकार, जो राजस्थान के लिए राइजिंग ऑफ राजस्थान की औद्योगिक आय स्थापित हो, उसका डेवलपमेंट हो। जहाँ तक बात है आज रोटी कपड़ा मकान की, हम चाहते हैं सबसे पहले महंगाई पर अंकुश लगे, और उस पर एक टैक्स की बात है। जीएसटी लगा, जीएसटी व्यापारी दे रहा है और इतना भरपूर दे रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आकांक्षा की थी, जो उन्होंने कहा था कि हमें टैक्स है, उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। फिर भी नया टैक्स लगाना, जहाँ तक हम बैठे हैं कृषि मंडी राजस्थान के अंदर नए टैक्स के लिए, जो एक बार टैक्स लग गया उसको फिर दोबारा राजस्थान सरकार ले रही है। हम चाहते हैं सरकार एक पॉलिसीज बनाए, राजस्थान को विशेष दर्जा दे, क्योंकि राजस्थान प्रदेश आज वो सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस बार का जो इनकम टैक्स होगा उसमें बहुत बड़ी छूट मिलेगी। बाकायदा हर बार 2 लाख की छूट मिलती है, तो हमें अपेक्षा है कि 10 लाख के ऊपर की इनकम टैक्स छूट मिले। सरकार कोई ऐसी स्कीम लाए जिससे कि औद्योगिक नीति जो राजस्थान की है, जहां रिको है, वो डेवलपमेंट करे, ज़्यादा लोग यहाँ विकास करें और हम व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो। बहुत ही बढ़िया संक्षेप में इन्होंने सबसे बड़ी आम जनता की डिमांड कर दी कि 10 लाख कम से कम इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए इस लेवल। आप अपने बारे में भी बताइए और अपनी मांग के बारे में। मैं अलवर अनाज मंडी अध्यक्ष सत्यविजय गुप्ता। हमारी तो एक ही मांग है कि वन नेशन वन टैक्स हो
इसमें कोई भेदभाव नहीं हो और जीएसटी भी सरलीकरण करी जाए। जो जटिल समझ है इसका टैक्स का जो जटिलता है उसको कम की जाए और इसको बिल्कुल सरल की जाए, जिससे आम व्यापारी और उद्योगपतियों को कोई परेशानी नहीं हो। जीएसटी का भी जब लेके आए थे तो मूल उद्देश्य यही था कि पूरे देश में समान टैक्स हो, तो मंडियों में भी अगर वन नेशन वन टैक्स हो तो कोई अच्छा इससे बेहतर कोई सुझाव नहीं हो सकता। आप बताइए सर। मैं सुधीर कुमार गुप्ता, मैं सैनी जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि व्यापारियों का तो महंगाई भत्ता यही है, इनकम, और जिसके स्लैब को बिल्कुल गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, 15 लाख तक की छूट भी करनी चाहिए उनको। और सेकंड मेरी डिमांड ये है कि बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए एक रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोले जाएं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो उसकी घोषणा मेरे हिसाब से होनी चाहिए इस बजट में। आप बताइए आपके बारे में। लक्ष्मी नारायण दंगाई, राजस्थान खाद्य व्यापार महासचिव। एक तो मोदी जी का जो मिशन है एक राष्ट्र एक चुनाव, दूसरा मिशन है एक राष्ट्र एक कर। जो विसंगतियाँ जो आ रही है उसको इस बजट के अंदर दूर किया जाए और व्यापारी की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। तीसरा 10 लाख रुपए का टैक्स पे छूट दी जाए, इससे बहुत कुछ गृहिणियों को भी फ़ायदा मिलेगा, टैक्स पे छूट मिलेगी तो रसोई का बजट भी कम होगा और आम जनता लाभान्वित होगी। धन्यवाद। एक अच्छा सुझाव है कि एक देश एक चुनाव, तो फिर एक देश एक टैक्स स्लैब क्यों नहीं। बाबूलाल जी आप क्या कहेंगे। अभी हमारे उद्योगों के प्रति सरकार का जो रवैया है वो दो तरह का रवैया अपना रहे हैं। नए उद्योग लग रहे हैं उनको रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं बुढ़े आदमियों को उनको रिटायर कर रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इनको भी राहत देनी चाहिए ताकि पुराने उद्योग भी जिंदा रह सके। दूसरा, हमारा जो टैक्स है डबल नहीं लगना चाहिए। राजस्थान के अंदर जो भी बाहर से माल मंडी टैक्स आता है उद्योगों के लिए दोबारा नहीं लगना चाहिए। ये आज हमारी भरपूर मांग है। बुजुर्ग, आप जो जिस तरह का सूट आपने आज पहन रखा है ना, आप बुजुर्ग लग नहीं रहे हैं इससे। अच्छा, आप बताइए सर आपके बारे में भी और अपनी। कैलाश चंद खंडेलवाल, राजस्थान खाद्य व्यापार संघ अतिरिक्त कोषाध्यक्ष। मैं सरकार से इतनी प्रार्थना यही करना चाहता हूँ कि जब सरकार पूरी तरीके से हर तरह से सुविधा देने को तैयार है तो राजस्थान की उपज को राजस्थान के इंडस्ट्रीज में ही काम आ पाए। क्या ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए? और उसके लिए क्या है कि वो माल यहाँ से बाहर जाता है कि यहाँ टैक्सेस की पोजीशन के अंदर समानता कुछ ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात, आने वाले मालों पर भी टैक्सेस की व्यवस्था कुछ ज़्यादा है, जीएसटी तक की भी प्रॉब्लम्स रहती है। और जीएसटी के साथ में जब सवाल है कि इंडस्ट्रीज और व्यापारी है और आम छूट पूरे सबके लिए एक जैसी है और होनी भी चाहिए सबके एक जैसी। और सारा काम आज के इस समय के अंदर इस कंप्यूटराइज युग के अंदर सब बरोबर अकाउंट से होता है और इसके अंदर इनकम टैक्स की छूट एक 15 लाख रुपए से अगर कम रहती है तो वो ये मान के चलिए कि व्यापारी को, और वो स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने घरेलू खर्चों को भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहा, चाहे वो व्यापारी कहलाता है, इंडस्ट्रियल कहलाता है। चलो, आपने 5 लाख रुपए और बढ़ा दिए आयकर छूट के लिए, ठीक है, अपना अपना सुझाव है, आप बताइए सर। मैं राजेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, संरक्षक, अलवर कृषि उपज मंडी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी की सरकार आई थी तो वो ये कह रही थी कि जीएसटी में सरलीकरण होगा, जबकि जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि एक व्यापारी को तो समझ ही नहीं आता है कि किस चीज़ पे कितना टैक्स है, कब घटेगा कब बढ़ेगा, इनका पता नहीं लगता। सर्कुलर निकाल देते हैं और उसका पता नहीं लगता। दूसरा, राजस्थान सरकार जो केकेएफ लगाया है अननेसेसरी, और उस पर आज तक कोई पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन अननेसेसरी उसको लगा के व्यापारियों से कलेक्शन, और कलेक्शन का जो खर्चा है वो भी राज्य सरकार के ऊपर पड़ रहा है अननेसेसरी। उसको हटाना चाहिए केकेएफ को। और जो कृषि उपज मंडी टैक्स है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 पॉइंट टैक्स, एक बार किसी स्टेट में टैक्स लग जाए, चाहे वो कुछ भी रेट रखे, एक बार टैक्स लग जाए तो अदर स्टेट में किसी में माल आवागमन में टैक्स नहीं होगा। तो जो इंडस्ट्रीज होंगी वो आपस में कम्पिटिट कर पाएंगी। हरियाणा की इंडस्ट्री हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे राजस्थान की हो, एक बार मंडी टैक्स कहीं लग गया उसके बाद सारी इंडस्ट्री सेम टैक्स में आ जाएंगी, जैसे जीएसटी लगता है उसी तरह। और इसका सरलीकरण होना चाहिए जीएसटी का। तो ये जो मंडी शुल्क है वो दोहरा मंडी शुल्क नहीं लगना चाहिए।
आप युवा उद्यमी हैं, मसाला उद्योग को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग अभी प्रेजेंट में मंडी टैक्स को लेकर है, क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर गुजरात में कोई इंडस्ट्री लगा रहा है और राजस्थान में इंडस्ट्री लगा रहा है, हमको दोनों को पंजाब माल भेजना है, तो गुजरात वाले को राजस्थान के मुकाबले 2.5% एक्स्ट्रा पड़ते में बेनिफिट मिल रहा है। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हम देशव्यापी इंडस्ट्री लगाए, केवल राजस्थान में माल बेचकर इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो हमको अगर इंडस्ट्री बड़ी करनी है तो वो 2.5% का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क पड़ना चाहिए, जब जाके हमारे पड़ता आएगा और जब जाके राजस्थान का उद्योग पूरे भारत का उद्योग बनेगा। तो ये पूरे भारत का औद्योगिक विकास हो, इसके लिए सुझाव दिए गए हैं। और भी हमारे प्रतिनिधि हैं, राठी जी। गंगापुर सिटी मेरा जन्म स्थान है और वहाँ से आप हाँ, तो आप बताइए सर, क्या मांग है, ख़ास तौर से पूर्वी राजस्थान का आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? कुल मिला के बात यह है, सरकार को सारे टैक्सेज में सरलीकरण करना चाहिए। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि जीएसटी लगाया गया, तो जीएसटी में इतने कॉम्प्लिकेशंस कर दिए, इतने अमेंडमेंट्स हो गए, आज एक सीए भी नहीं बता सकता कि इसकी वास्तु स्थिति क्या है। व्यापारी का तो सोच काफ़ी वो है कि वो देखते रहे कि हर रोज़ अमेंडमेंट हो रहे हैं, जीएसटी की रेट पहले से ही ज़्यादा है। इसके बाद जब भी जीएसटी काउंसिल की कोई मीटिंग होती है, किसी न किसी वस्तु पर उसकी दर और बढ़ा दी जाती है। इसलिए जीएसटी से संबंधित बहुत विसंगतियों के बारे में व्यापारियों ने बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जीएसटी से संबंधित इस बार बजट में, केंद्रीय बजट में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र का मामला है और इसमें राज्य सरकार की ओर से जो वित्त मंत्री वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं वो वहाँ अपनी बात उठा सकते हैं। लेकिन बजट में आजकल आपने देखा भी होगा कि बजट के जो प्रावधान होते हैं, केंद्रीय बजट में भी ज़्यादा जीएसटी को लेकर उसमें अनाउंसमेंट, घोषणाएं होती नहीं है। आप बताइए। हमारे चेयरमैन साहब ने जीएसटी, इनकम टैक्स सबके बारे में बोल दिया। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि देश तिलहन में आत्मनिर्भर बने और दलहन में आत्मनिर्भर बने। आज राजस्थान में 1700 तेल इंडस्ट्री है, जिसमें 40% इंडस्ट्री चल रही है। हम बाहर से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं है, और बाहर से सीड इंपोर्ट करते हैं तो उस पर मंडी टैक्स है, कृषि कल्याण टैक्स है। तो अगर 1700 इंडस्ट्री को चालू करना है और राइजिंग राजस्थान में नए उद्योगों को और लाना है, आज एक बहुत बड़ी कंपनी ने राजस्थान को छोड़ के हरियाणा में इंडस्ट्री लगाई है। क्या कारण है, सरकार को इसका पता चलना चाहिए कि जितनी उसकी उत्पादकता राजस्थान में है उससे डबल कैपेसिटी की हरियाणा में लगाई है। तो एक तरफ हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, देश में 125 लाख टन सरसों पैदा होती है, जिसमें 60 लाख टन राजस्थान में होती है। इस पे विचार करना चाहिए, मंडी टैक्स, कृषि कल्याण खत्म करना चाहिए। ये भी आपने राज्य सरकार से अधिकार क्षेत्र का ये मामला है, लेकिन हम केंद्रीय बजट पर बात करें। डॉक्टर मोरार का, आप तो रिसर्चर भी हैं और व्यापारी भी हैं, आपसे बेहतर सुझाव की और हम बेहतर सुझाव की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ कि जो घरेलू तेल है उसकी मांग काफ़ी बढ़ी है और उस कारणवश किसानों ने भी बहुत बड़ा उत्पादन किया। जैसे हमारे भाई साहब बता रहे थे, जो पहले उत्पादन 60-65 लाख टन था वो बढ़कर आज 120 लाख टन हो गया। राजस्थान अपने आप में भी 60 से 65 लाख टन हो गया, लेकिन राजस्थान उसका यूज़ कितना कर पा रहा है? राजस्थान 25-30 लाख टन से ज़्यादा उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। बाकी बाहरी राज्यों में चला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर है मंडी टैक्स का और कृषि कल्याण का, तो उसमें सुधार करना चाहिए। दूसरी, जिस प्रकार से गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है और कंज्यूमर के हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी है, तो मेरा कहना है कि राइट टू राइट फूड की जगह राइट टू राइट फूड को बढ़ावा मिले, तो अच्छे जो तेल होते हैं उसके ऊपर टैक्स की स्लैब कम हो, जो गुणकारी तेल है, और जो हानिकारक है उस पर टैक्स स्लैब अगर थोड़ा बढ़ा के रखेंगे तो उससे क्या होगा, घरेलू इंडस्ट्री भी जिंदा रहेगी और कंज्यूमर को भी एक बहुत अच्छे उत्पादन किफ़ायती दाम पे मिलेंगे। तो ये हमारी आशा है, इस बार गवर्नमेंट इसके मद्देनज़र कुछ सुझाव रखे, और ताकि जो घरेलू सरसों का उत्पादन है वो राजस्थान में यूज हो। इससे एक तो यहाँ की इंडस्ट्री चलेगी, और जो रेवेन्यू जीएसटी के मार्फत से ख़त्म हो जाता है 1% मंडी टैक्स लगाने से, उसमें भी बढ़ावा काफ़ी मिलेगा। आप बताइए सर। विमल बड़जात्या, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान दान मिल। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जैसे मंडी में हमारे आड़त पे एक टीडीएस काटा जाता है, वो टीडीएस की एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि हर 3 महीने उसका रिटर्न भरा जाता है और वो वापस रिफंड भी होता है। उस टीडीएस का कोई औचित्य भी नहीं है काटने का। दूसरा, एक वन नेशन वन टैक्स, हमारे राजस्थान में 463 दाल मिल है। अभी राजस्थान सरकार ने जुलाई में बाहर से आयातित माल, कच्चे माल पे एक मंडी टैक्स और कृषि कल्याण सेस लगाया है, तो इसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाए। बाकी सब हमारे
हाँ जी, आप बताइए। श्याम नाटाड़ी। मैं राजस्थान के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि राजस्थान तिलहन और दलहन में पूरे देश में अग्रणी है। फिर भी एक विडम्बना है कि यहाँ दाल मिलें और ऑयल मिलें कम होती जा रही है और आसपास के स्टेटों में बढ़ती जा रही। इन सब का एक ही कारण है कि यहाँ मंडी टैक्स और कृषक कल्याण फीस पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में। इसको एक सिमिलरिटी करना चाहिए और राजस्थान से बाहर से जो माल आए उस पर तो बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जो मंडी टैक्स की रेट है 50 पैसे, 1 रुपये और 1 रुपये 60 पैसे। आप 3 तरह की रेट रख रखी एक स्टेट में, ये बिल्कुल अनुचित है। इसको बिल्कुल एक करना चाहिए, केवल 50 पैसे मंडी टैक्स होना चाहिए ताकि यहाँ का राजस्थान का जो उत्पादन है वो बाहर नहीं जावे और बाहर से यहाँ मिल वालों को मंगाना नहीं पड़े। अभी हो क्या रहा, राजस्थान में पैदा होता हुआ तो जा रहा बाहर अदर स्टेट में आसपास के में, और राजस्थान की यूनिटों को मंगाना पड़ रहा बाहर से। ये दो मारी लग रही है, इसमें इसको सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आप बताइए सर। मैं घासीराम अग्रवाल, खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, कुकरखेड़ा अनाज मंडी। देखिए, एक तो जो इनकम टैक्स सरकार चार्ज करती है, MSME यूनिट्स हैं और कॉरपोरेट्स हैं, सब पे एक ही रेट के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। MSME इंडस्ट्री का 40% हिस्सा है हमारी GDP में, तो उनको किसी न किसी रूप में इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया जाना चाहिए, तो ये जो MSME है वो अधिक से अधिक प्रोग्रेस कर सके। दूसरा, जो हमारे एग्जम्प्टेड गुड्स की आइटम्स की जो इंडस्ट्री है उस पर इनडायरेक्ट रूप से GDP ये आपका लगा रखा है टैक्स। जैसे हम पैकिंग मटेरियल लेते हैं उसके ऊपर GST लगता है, ऐसे ही मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते हैं तो उस पर GST लगता है। तो ये जब आप एग्जम्प्टेड गुड्स के लिए GST चार्ज नहीं कर रहे हैं तो जो इनडायरेक्ट रूप से जो GST चार्ज कर रहे हैं वो भी ख़त्म किया जाना चाहिए। तीसरा है कि जो मंडी फीस है वो हर राज्य में अलग अलग ली जाती है। अगर केंद्र सरकार इसको सारे राज्यों में एक ही रेट के हिसाब से इसका संशोधन करके इस तरह से कुछ कर सकती है कि सब राज्य एक ही रेट से सारे देश पे इसका मंडी फीस लगाएं, तो वो शायद व्यापार और उद्योग के लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा। आप बताइए, युवा उद्यमी हैं। मेरा नाम विठल अग्रवाल है। मैं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अंदर स्पाइस डिवीजन के अंदर उपाध्यक्ष हूँ। मेरा यूनियन बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही निवेदन है कि हमें टैक्स स्लैब, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, उसके अंदर थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। आज एक जो मिडिल क्लास, जो मोदी सरकार वादा करती है कि हम आम जन की सरकार हैं, पहले तो वो इनकम टैक्स देता है, उसके बाद में वो GST भी देता है। इस तरीके से अगर किसी की आय 15 लाख से ऊपर है तो उसको 33% तो उसका इनकम टैक्स लगना है, और फिर वो जो भी नॉर्मल गुड्स कंज्यूम कर रहा है 18 से 20% की एक एवरेज GST आती है। अगर वो गाड़ी खरीद रहा है तो 28 से 30% का वो टैक्स ऑलरेडी देता है। तो इस तरीके से अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो वो सरकार के लिए ही कमा रहा है, जो कि उसको सरकार को ही देना पड़ता है, और उसका बोझ उद्यमी के ऊपर भी आता है, क्योंकि वो अपनी कंपनी से डिमांड करता है कि साहब मेरी आधी सैलरी तो मेरी टैक्सेशन के अंदर जा रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो ये उद्यमी भी इसका बोझ सहता है और एक मिडिल क्लास भी इसका बोझ सहता है। तो हमें इनकम टैक्स के अंदर छूट देनी चाहिए सरकार को, जिससे उद्यमी भी बढ़ सके और मिडिल क्लास भी बढ़ सके। जो सरकार का मुद्दा है कि हमारी GDP ग्रो नहीं हो रही है, आप जब कंज्यूमर के पास पैसा ही नहीं छोड़ोगे तो वो खर्च कहाँ से करेगा, रोटेशन घूमेगा ही नहीं। तो मैं इसी बात से अपना तो यहाँ एक बाबूलाल जी शायद और कुछ इनपुट कहना चाहिए। ऐसा है कि हमने कुछ ऐसे सुझाव भेजे हैं भारत सरकार को जो हमारे राजस्थान के लिए विशेषकर हैं। एक तो हमने भेजा है कि जैसे ये जो रेलवे कॉरिडोर आ रहा है, कहते हैं कि बहुत सारा एरिया हमारे राजस्थान, हाँ MIC राजस्थान से होके गुजरता है। तो हमने केंद्र सरकार को ये कहा है कि एक ऐसी योजना लेके आएँ जिसमें आप राज्य सरकार को शामिल करें, और उस कॉरिडोर के आसपास 3 तरह की व्यवस्था आपको करनी होगी। एक रेजिडेंशियल, दूसरा कॉमर्शियल और तीसरा इंडस्ट्रियल। ये तीनों पार्क हर तरह से इस तरह से आपको डेवलप करने चाहिए। दूसरा, हमने नदियों के लिए भी कहा है, जनशक्ति जो जल शक्ति हमारा विभाग है उसको भी हमने लिखा है कि केंद्र ने ये अनाउंस कर दिया है कि अलग अलग जगह से नहरें निकाली जाएं, अलग अलग जगह से नदियों को जोड़ा जाए।
तो हमारे राजस्थान में से तो पहला प्राथमिकता तो यही है कि पीने का पानी दी जाए, परंतु दूसरी प्राथमिकता ये है कि पीने के पानी के साथ साथ उन नहरों के आसपास भी इस तरह के पार्क डेवलप किए जाने चाहिए और टूरिज़्म को डेवलप किया जाना चाहिए और अभी से इस पर कारगर योजनाएं चलाई जानी चाहिए। क्यों अगर मान लीजिए यही नाव की व्यवस्थाएं आप कर दें, अगर भीलवाड़ा से लगे कि जयपुर तक नाव चल रही है एक नहर में, तो एक नया यहाँ टूरिज़्म डेवलप जो बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार यहाँ के खनिज जो हैं, खनिज का भी बहुत बड़ा हाथ है। खनिज के पार्क छोटे छोटे जहाँ हैं वहाँ के तहसील, वहाँ के गांव वालों को उसमें शामिल किया जाए और इस तरह से वो खनिज की खनन हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो MSME को व्यवस्था देने की बात है, छोटे उद्योगों को व्यवस्था देने की बात है और बड़े जो हमारे जितने भी कारखाने हैं उनकी एंसिलरीज की बात है। बड़ी बात है तेल और पेट्रोल की, बड़ी बात है सोना के उत्पादन की, बड़ी बात है तांबे के उत्पादन की, बड़ी बात है लोहे के उत्पादन की। ये सारी खनिज हमारे राजस्थान में मौजूद है, तो इसको ऑटोमेटिक ही हमारे यहाँ की GDP, जो राजस्थान की GDP है, उसको बढ़ाने में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। तो यहाँ प्रदेश भर के व्यापारी जुटे थे और इन्होंने यहाँ यूनियन बजट के लिए अपने सुझाव दिए हैं। इसमें बहुत से सुझाव राज्य सरकार से संबंधित भी है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के कारण ये सुझाव भी लाजमी है। उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट प्रावधानों में इन सुझावों को समाहित करेंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।